नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अंजना 2.0 और मेरी तरफ से भी खबरों के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम आपको ईरान और इजराइल की उस जंग के बारे में बताएंगे जो अब महायुद्ध की ओर बढ़ने वाली है। इजराइल के हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है द बैटल बिगिंस, यानी युद्ध शुरू हुआ। और इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका को खुली चेतावनी दे डाली। इसके जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, अब इस युद्ध को रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यानी संकेत मिल रहा है कि इस युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री कभी भी हो सकती है। दूसरी तरफ खामेनेई ने इस युद्ध में धार्मिक कार्ड खेल दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में यहूदी समुदाय को खास तौर पर निशाना बनाया है। सवाल यह है कि क्या ईरान अब इस युद्ध को यहूदी बना मुसलमान बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे मुस्लिम देश धर्म के नाम पर उसके साथ एकजुट हो सके, क्योंकि उसे लग रहा है कि अकेले इजराइल और अमेरिका का मुकाबला करना मुश्किल होगा। धर्म के नाम पर मैं सबको जोड़ सकता हूं, अपनी तरफ कर सकता हूं। इसके बाद हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई उस स्ट्राइक के बारे में बताएंगे जिसने एक ही झटके में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के झूठ के पुलिंदे को खाक कर दिया। पिछले 39 दिनों से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक झूठ परोस रहे थे। कह रहे थे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया। ये झूठ 12 बार, कुल मिलाकर 2 बार और मिला लीजिए 14 बार बोल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 35 मिनट ट्रंप के मुंह पर ही इस झूठ का भांडाफोड़ कर दिया। ट्रंप से कह दिया कि सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, ये सीज फायर पाकिस्तान के डीजीएमओ की गुहार पर किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी और ट्रंप की बातचीत ही 22 अप्रैल के बाद पहली बार हो रही है। इसके साथ ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा कि वो कनाडा से अमेरिका होते हुए चले जाएं, लेकिन पीएम मोदी ने इस न्योते को ठुकरा दिया। लेकिन इन सब के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप की बोली बदली नहीं है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले उन्होंने फिर से दावा कर दिया। ये सब हम आपको दिखाएंगे। और मेरी एआई वर्जन, आज आपके पास कौन सी खबर? अंजना, आज मैं अमेरिका में पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खातिरदारी के बारे में बताऊंगी। सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप आज तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से नहीं मिले, वो पाकिस्तान की सेना के एक अधिकारी को बुलाकर खाना क्यों खिलाएंगे? असल में इसके पीछे अमेरिका की बड़ी चाल है, जिसे पाकिस्तान खातिरदारी समझ रहा है। अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान में अपने लिए जमीन तैयार करना चाहता है, जिससे वो जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई ठिकाना नहीं। यानी दावत के लिए लालायत आसिम मुनीर, जिसे आओ भगत समझ रहे हैं, वो उस जाल में डाला गया चुग्गा है जिसमें पाकिस्तान अब फंस चुका है। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम भाईचारे के नाते ईरान का साथ देगा या डोनाल्ड ट्रंप के नमक का हक अदा करेगा। तो ईरान इजराइल युद्ध में अमेरिका की एंट्री कभी भी हो सकती है। अभी कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं, पत्रकारों को दिए। अपने एक बयान में उन्होंने ईरान को लेकर 3 बड़े दावे किए। पहला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका की मदद मांगी थी। ईरान ने अमेरिका की मदद मांगी थी। दूसरा, ईरान अब लाचार हो चुका है, उसका एयर डिफेंस बेकार हो गया है। और तीसरा, ईरान में अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। ये बिग बिग बिग, ये बार बार बोलने के लिए अब डोनाल्ड ट्रंप जाने लगे। उन्होंने फिर कहा है कि समथिंग बिग विल हैपन। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक खराब मंशा वाला देश बताया और ये सारी बात ही कही। अभी कुछ देर पहले ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने भी अमेरिका को युद्ध में ना घुसने की चेतावनी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को खामेनेई को दिया गया जवाब समझा जा रहा है। Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. We'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week. Very simple words. Very simple. Unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the, all the nuclear stuff that's all over the place there. ट्रंप के इस बयान के बाद अब ईरान और इजराइल की जंग महायुद्ध की तरफ बढ़ने लगी है।
अभी तक इस जंग में दोनों ही देश एक दूसरे पर टारगेटेड हमले कर रहे थे, प्रिसिशन अटैक हो रहा था, जानबूझकर टारगेट सेट करके सिर्फ वहीं पर हमला हो रहा था। लेकिन अब बड़े हमले शुरू हो गए हैं और ध्यान से सुनिए, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei ने बड़ी जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। अली खamenei ने अपने एक ट्वीट में लिखा, द बैटल बिगिंस। एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट डाला, यानी युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस पोस्ट के साथ एक पेंटिंग भी लगाई गई है जिसमें जंग करने जा रहे लड़ाकों के हाथों में तलवार दिखाई गई। युद्ध के इस ऐलान को ईरान की आधिकारिक घोषणा कहा गया है। अभी तक दोनों देश एक दूसरे से लड़ तो रहे थे, लेकिन इसे जंग का नाम नहीं दे रहे थे। लेकिन ईरान ने अब आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान कर दिया है, जंग की शुरुआत कर दी। और शायद इसी की भनक लगते ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक को बीच में ही छोड़कर अमेरिका लौट गए थे। अली खamenei ने एक और पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि यहूदियों पर वो कोई दया नहीं दिखाएंगे, यानी धर्म को खींच कर लाए। दुनिया भर के यहूदी समुदाय के खिलाफ इसे नफरत से भरा ट्वीट माना जा रहा है। खamenei का बयान एक इस्लामिक कट्टरपंथी नेता के शब्द हैं जिसके निशाने पर इजराइल नहीं बल्कि यहूदी समुदाय है। अब ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध यहूदी वर्सेस कट्टर इस्लाम हो गया है। क्या आपने नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल के मुखिया की तरफ से कभी भी मुसलमानों के खिलाफ कोई पोस्ट देखा या फिर कोई बयान? धर्म के नाम पर लोगों पर टारगेट। वो तो यहां तक कहते हैं कि आम जो ईरान के लोग हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, अगर आप इन जगहों पर हैं तो आप वहां से चले जाइए, क्योंकि हम वहां पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर ना हो। लेकिन वहीं फितरत देखिए इस एक शख्स की, खamenei, जो बार बार इसे यहूदियों के खिलाफ जंग बता रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इसी को आधार बनाकर अमेरिका युद्ध में कूद सकता है। ईरान नहीं चाहता है कि अमेरिका इजराइल की तरफ से लड़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर जुबानी जंग शुरू कर चुके हैं। आपकी भी वहां पर एंट्री कराते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकाते हुए एक के बाद एक 3 पोस्ट किए हैं। पहले लिखा, ईरान के आसमान पर उनका पूरा नियंत्रण हो चुका है। ईरान के पास सुरक्षा के कई उपकरण हैं, लेकिन वो अमेरिका से बेहतर नहीं है। अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को धमकाया। डोनाल्ड ट्रंप ने खamenei को धमकी दी कि उन्हें पता है कि ईरान का तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा हुआ है। मुझे लगता है कि बीते दिन से लगातार ये खबरें आ रही थी कि कहां छिपा हुआ है खamenei, जिसके बाद उन्होंने अब पोस्ट डालना शुरू किया है, दिखाने के लिए भी वही है। देखिए, आगे डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं कि हमें पता है कि ये सुप्रीम लीडर उनका कहां छिपा है और वो अमेरिका का एक आसान शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका खamenei को नहीं मारेगा, कम से कम अभी तो नहीं मारेगा। अब तीसरे पोस्ट पर आइए। इससे आपको समझ में आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है। वैसे तो इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वो बोल क्या कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन जो लिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तीसरे पोस्ट में ईरान को सीधी धमकी दी कि वो बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दे। डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों ने ईरान को गुस्से से भर दिया, इसलिए ईरान ने खुलकर युद्ध का ऐलान कर दिया। इजराइल पर बड़े हमले दनादन शुरू कर दिए। ईरान ने इजराइल पर 30 मिसाइल हमले किए। हालांकि आयरन डोम ने इनमें से कई मिसाइलें जो मिसाइली हमले थे नाकाम कर दिया। ऐसा दावा है कि इस बार ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया था। इजराइल ने भी ईरान पर अपने 60 फाइटर जेट से तेहरान और खोजर में टारगेटेड जो प्रिसिशन अटैक्स हैं, टारगेटेड हमले किए। अमेरिका की ओर से मिली धमकियों ने ईरान को बड़े हमले के लिए उकसाया है और इसका बदला लेते हुए इजराइल ने भी ईरान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। हम आपको कल रात हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों पर एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं।
عملیاتی که تاکنون اجرا شده صرفاً अब तक की कार्रवाई केवल रोकथाम के लिए चेतावनी थी और जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कब्जे वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तेल अवीव और हाइफा के निवासियों को चेतावनी दी गई है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों को छोड़ दें और नेतन्याहू की बर्बर कार्रवाइयों का शिकार न बने। هشدار داده می شود. We are now on day 5 of Operation Rising Lion. We've struck deep, hitting Iran's nuclear, ballistic, and command capabilities. The Iranian regime has spent years getting closer to a nuclear weapon. They have spent billions building a ballistic missile program. Our mission is clear: to remove the threat at its source. We are aiming at military targets. They are attacking civilian homes. The IDF will continue to operate with precision, strength, and resolve to ensure the safety of the people of Israel. जहानी बात bedune के पिछले कुछ दिनों में जिन लोगों को नुकसान पहुंचा है, अगर हम देखें तो उनमें से ज्यादातर महिला और बच्चे हैं। ये युद्ध अपराध है, इसको ध्यान से देखा जाना चाहिए। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, उनके समर्थक हैं और जो लोग इस कार्रवाई को सही ठहराते हैं, उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मेरी राय में अपराध या अत्याचार करने से भी बदतर है अपराध को सही ठहराना। एक मरकज आतिश नशानी बूदे। अब देखा आपने, देखिए 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध में अभी तक अगर आप देखें ईरान की तरफ से, हम आपको दिखाएंगे कि ईरान में 585 लोग मारे जा चुके हैं। किस तरफ कितना डैमेज हुआ है। ईरान में 585 लोग मारे जा चुके हैं, 1326 लोग अभी तक घायल हुए हैं। वहीं ईरान के हमलों में इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं और 1300 लोग अभी तक घायल हैं। 13 जून से 17 जून जिस दौरान ये सब कुछ चल रहा है, इसके बीच इजराइल ने ईरान के 8 ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं। इनमें तबरीज, अरक, तेहरान, करमनशाह, कोम, नतान्ज जो उनका न्यूक्लियर साइट है, इस्फहान न्यूक्लियर साइट, मसाद, ये सब शामिल हैं। पिछले 4 दिनों में ईरान ने इजराइल के 7 शहरों पर हमले किए हैं, जिसमें तमरा, हाइफा, तेल अवीव, बत्याम, रेहोवोत, किर्यात, इकरान और यरूशलेम शामिल। ईरान और इजराइल का युद्ध अब अगले स्तर पर जा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक भयावह स्थिति बन सकता है, पूरी दुनिया के महायुद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। ये हम कहेंगे तो इसके पीछे कुछ वजहें हैं। अमेरिका इजराइल की मदद करने के लिए जल्दी से जल्दी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। ऐसे कई संकेत मिले हैं जिससे लगता है कि अमेरिका फिलहाल ईरान की घेराबंदी कर रहा है। अमेरिका ने अपने कई F-16 फाइटर जेट्स को इटली के मिलिट्री बेस से हटाकर सऊदी अरब के एयरबेस पर तैनात कर दिया है। ये संकेत बहुत गंभीर हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स के लिए रिफ्यूलिंग टैंकर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 को भी यूरोप के कई मिलिट्री बेसिस पर तैनात कर दिया है। अमेरिका ने करीब 36 अतिरिक्त फाइटर जेट्स ईरान सीमा के आसपास मौजूद मिलिट्री बेस पर भेज दिया है।
ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अपने तमाम सैनिकों को भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। मिडिल ईस्ट के कई देशों में अमेरिका के वैसे ही सैन्य ठिकाने हैं जिनमें करीब 50,000 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। हम आपको अब बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलते हैं और वहां पर हम आपको दिखाएंगे जिन देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, चाहे वो मिस्र हो, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतार, यूएई, ओमान। इन तमाम जगहों पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं और इन तमाम देशों में, जैसा हम आपको मैप पर दिखा रहे हैं, उसमें जॉर्डन है, मिस्र है, सीरिया है, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान। अगर आप देखें तो इजराइल से ईरान तक जितने भी देश पड़ते हैं, मतलब यहां पर इजराइल है और यहां पर ईरान, अब इनके बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, ये देखिए इजराइल और ईरान के, ईरान और इजराइल के बीच में सारे देशों में उसके एयर बेसेस हैं। ये एक बात है जो आपको बताएं कि इजराइल से लगते हुए देशों में अमेरिकी सैन्य बेसिस कम है, जबकि ईरान से लगते हुए पड़ोसी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसिस ज्यादा हैं। यानी ईरान पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत बड़ा टास्क नहीं है, वो पहले से ही इसकी तैयारियां कर चुका है। अमेरिका की ये तैयारी देखकर ईरान समझ गया है कि वो उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए ईरान ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने ईरान पर हमला किया तो उसके गंभीर परिणाम उसे भुगतने होंगे। अब ये है पूरा इलाका जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति जा रही है। अगर ईरान को आप देखेंगे, इजराइल यहाँ पर ये छोटा सा देश, यहाँ पर कोई रंग जो आपको नहीं दिख रहा है समुद्र से लगा हुआ, लेकिन उसके बाद चाहे सीरिया हो, जॉर्डन हो, इधर का मिस्र हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, इन तमाम जगहों पर अगर जो बेसेस हैं, लड़ाके इस वक्त भेजे जा रहे हैं और अगर F-16 भेजे जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, तो ये गंभीर संकेत है कि किस तरह की जंग में इस वक्त डूबता हुआ दिख रहा है ये पूरा इलाका। अल खमनई ने तो आज टीवी पर लाइव आकर लोगों को संबोधित किया और अमेरिका को धमकी दी कि अगर उसने हमला किया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। हमारा मुल्क शहीदों की कुर्बानी नहीं छोड़ेगा, ना ही अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन पर चुप रहेगा। अमेरिकियों को पता होना चाहिए कि मुल्क ईरान को सरेंडर नहीं कराया जा सकता है और उनका कोई भी सैन्य दखल अपूर्णीय नुकसान का कारण बनेगा। ईरान इस थोपी गई जंग के खिलाफ मजबूती से खड़ा होगा, ठीक उसी तरह जैसे वो थोपी गई शांति के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा और ये मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। ईरान, ईरानी मुल्क और इसके इतिहास को जानने वाले बुद्धिमान लोग कभी भी इस मुल्क से धमकी भरी भाषा में बात नहीं करेंगे। पिछले 4 दिनों से अल खमनई गायब थे। उनको लेकर कहा जाने लगा कि वो ईरान छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन लाइव टीवी इंटरव्यू के जरिए उन्होंने अपनी मौजूदगी का संकेत भी दिया और अमेरिका को धमकी भी दी। लेकिन अली खमनई ने के इस मैसेज का असर क्या हुआ, ये हम आपको एक वीडियो के जरिए जरा दिखाते हैं। अली खमनई का लाइव टीवी मैसेज जैसे ही खत्म हुआ, वैसे ही इजराइल ने तेहरान पर एयर स्ट्राइक्स कर दी। ये उसी वक्त की तस्वीर है। जिस इलाके पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है वो तेहरान का लविजान इलाका है। ईरान की मीडिया में यही खबरें थी कि अली खमनई को लविजान के किसी बंकर में छिपा कर रखा गया है। इसी वजह से इजराइल ने लविजान को टारगेट किया। देखिए, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी चलता है, तरह तरह की खबरें बताई जाती हैं और मीडिया भी अपनी तरफ से बताती है। लविजान में हमले की बात हुई। नेतन्याहू ये पहले से ही कह चुके हैं कि इस युद्ध का अंत अली खमनई के अंत के बाद ही होगा। रिजीम चेंज ये उनका लक्ष्य है। इसीलिए जैसे ही अली खमनई के लाइव टीवी इंटरव्यू की खबर सामने आई तो इजराइल ने उसी इलाके को निशाना बनाया जहां अली खमनई के छिपने की संभावना थी। अली खमनई के धमकियों ने अमेरिका को पहले से ज्यादा सतर्क कर दिया है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को पता चला है कि ईरान मिडिल ईस्ट के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले कर सकता है। इसीलिए अमेरिका ने सभी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर कर दिया है। ये संकेत बहुत गंभीर है। सबसे बड़ा खतरा यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब के अमेरिकी ठिकानों पर है। ईरान ने भी क्या किया, अगर उन्होंने इजराइल में हमला किया तो अमेरिकी एम्बेसी पर किया और अमेरिकी दूतावास पर करने की वजह से अमेरिका और भी भड़क गया। अब यही है खतरा, यही है कि सऊदी अरब, ये जितने भी वहाँ पर इस्लामिक देश हैं, वहाँ पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर हमला हो सकता है, जहाँ बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिक हैं, उनके फाइटर जेट्स मौजूद हैं।
ईरान को पता है कि जब अमेरिका इजराइल को हारता हुआ देखेगा तब वो ईरान पर हमला करेगा। इसीलिए ईरान उन खास तौर पर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, जहां से अमेरिका को मदद मिल सकती है। ईरान चाहता नहीं है कि इजराइल के साथ हो रहे युद्ध में अमेरिका सीधे तौर पर उतरे। इसकी वजह है अली खamenei का बंकर में छिपा होना। इजराइल के पास फिलहाल ऐसे ताकतवर बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं है जो मजबूत बंकर्स को नष्ट कर सके। इसके अलावा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज सब नीचे अंडरग्राउंड है। ईरान जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज बना रहा है वो सब के सब बंकर्स में नीचे बनी हुई है, अंडरग्राउंड, ऊपर से दिखता ही नहीं है। और इन्हें नष्ट करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। खamenei को मारने और न्यूक्लियर फैसिलिटीज नष्ट करने के लिए अमेरिका का युद्ध में उतरना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास GBU-57AB नाम का एक ऐसा बंकर बस्टर बॉम्ब है जो मजबूत से मजबूत बंकर जो जमीन के नीचे है, अंडरग्राउंड बंकर्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। 13,600 किलोग्राम का यह बंकर बस्टर बॉम्ब जमीन के अंदर 61 मीटर तक पहुंचकर तबाही मचा सकता है। अगर इजराइल को अमेरिका ये बम देता है तब भी उसे अमेरिकी एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। हमला करने के लिए ईरान के डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स को चकमा देना जरूरी होगा। ऐसे में इजराइल और अमेरिका का मिलकर काम करना जरूरी दिखता है। देखिए, पिछले 39 दिनों में हिंदुस्तान में जो एक नैरेटिव चल रहा था, अब उस खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, उसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक झटके में तोड़ दिया। एक टूल किट एक्टिव था जो अपने एजेंडे की वजह से पाकिस्तान का भी एजेंडा हिंदुस्तान में चला रहा था और यह दावा कर रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर अमेरिका ने कराया है। वजह थी डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ के बोलने के पहले ही यह दावा कर दिया था कि दोनों देशों में सीज फायर हो रहा है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को फोन करके यह बता दिया कि झूठ की उम्र ज्यादा नहीं होती। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच की 35 मिनट की इस ऑडियो कॉल का विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि इससे मोदी और देश के दुश्मनों के बहुत से एजेंडे ध्वस्त हो जाएंगे। याद कीजिए, आज से करीब 40 दिन पहले जब भारत और पाकिस्तान के बीच जंग चल रही थी, पहले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए जिन्हें भारत ने सफलतापूर्वक रोका। और फिर 10 मई को सुबह भारत ने पाकिस्तान के एयर और मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल अटैक किया और उन्हें इनऑपरेबल बना दिया, यानी वहां से वो कुछ कर ही नहीं सकता था। वो एयर बेसिस तबाह कर दिए। अचानक से 10 मई को दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया, युद्ध रुक गया। उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया जिसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवा दिया, ये दावा किया। इसके बाद से ट्रंप हर मंच पर ऐसे दावे कर रहे हैं, 14 बार कर चुके हैं। 40 दिन 14 बार इंटरनेशनल मीडिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है। भारत ने पहले दिन से इस बात को गलत बताया, अपना नैरेटिव ये रखा कि सीज फायर की गुहार पाकिस्तान ने लगाई, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं। लेकिन आज मोदी और ट्रंप की टेलीफोनिक बातचीत से ये बातें और भी साफ हो गई हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि मैंने दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को ही फोन करके ये बता दिया कि सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं, बल्कि सीज फायर की गुहार सीधे पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से लगाई गई। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान दोनों को ट्रेड डील ऑफर की थी और फिर सीज फायर के लिए कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से कह दिया कि भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील की कोई बात नहीं हुई। ट्रंप ने इंटरनेशनल मीडिया में दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को फोन करके सीज फायर के लिए कहा था। लेकिन मोदी ने आज यह भी साफ कर दिया कि ट्रंप और मोदी के बीच 22 अप्रैल के बाद ये पहली बार बात हो रही है। तो ऐसे में उन्होंने कैसे ये दावा किया, कैसे ये जितने भी वो अभी तक भ्रमजाल फैला रहे थे। ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे थे कि वो भारत पाकिस्तान के बीच हर मुद्दे की मध्यस्थता के लिए तैयार है, लेकिन मोदी ने साफ कर दिया है कि भारत ने ना तो मध्यस्थता कभी स्वीकार की और ना ही कभी स्वीकार करेगा। असल में मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 की बैठक के दौरान कनाडा में ही होनी थी, लेकिन ईरान इजराइल युद्ध की वजह से ट्रंप मोदी के पहुंचने से पहले ही अमेरिका लौट गए। इसीलिए ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुआ, टेलीफोन पर बातचीत। अगर मोदी और ट्रंप की मुलाकात G7 के दौरान ही होती
तब भी यही बातें होती और ये मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। वैसे भी ये भारत की कूटनीतिक परंपरा रही है कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो उसे कूटनीतिक भाषा में सीधे झूठा नहीं कहा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने झूठ तो बोला, लेकिन भारत ने मौका मिलने पर सीधे उन्हीं को ये कह दिया कि सच है। इस बातचीत में मोदी ने ट्रंप से और भी कई बातें साफ साफ कही। जैसे पहली बात यह है कि इस बातचीत का आग्रह, मतलब ये जो टेलीफोन पर बातचीत हुई है, इसके लिए रिक्वेस्ट आया था अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से। वो फोन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते थे। ये बात आज विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ साफ शब्दों में बता दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को यह भी बता दिया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। आपने नोट किया होगा कि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बॉडी लैंग्वेज में एक अलग सा आज कॉन्फिडेंस था। विक्रम मिस्री ने अपना करीब 4 मिनट 40 सेकंड का ये बयान अंग्रेजी के बजाय हिंदी में दिया। यानी कि इंटेंशन साफ था कि मोदी और ट्रंप की बातचीत का ये संदेश ज्यादा साफ, ज्यादा क्लियर होना चाहिए। हालांकि कई लोग सोशल मीडिया पर यह भ्रम भी फैला रहे हैं कि जानबूझकर हिंदी में कहा गया ताकि अगर अंग्रेजी में होता तो फिर ये विदेशों में भी सुना जाता, अमेरिका में भी सुना जाता। लेकिन उन लोगों को आज ये जान लेना चाहिए कि MEA ने इस पूरे स्टेटमेंट को, जो बयान विक्रम मिस्री ने हिंदी में दिया, उस पूरे स्टेटमेंट को इंग्लिश में भी बाकायदा सामने रखा है। क्योंकि देखिए, विक्रम मिस्री का एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों के बाद एक टूल किट मोदी को घेर रहा था। चलिए, मोदी से तो राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, आप प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये टूल किट पाकिस्तान के हाथों का खिलौना बन गया था और प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के चक्कर में वो भारत की सेना पर सवाल उठा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेश देना जरूरी था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के इस युद्ध में अमेरिका का ये दोहरा चरित्र तो उजागर हो ही गया। अचानक से अमेरिका का पाकिस्तान प्रेम जो उमड़ पड़ा है, इसकी बात आगे करेंगे, लेकिन आज मोदी और ट्रंप की बातचीत के बाद ऐसा भी लग रहा है कि भारत की कूटनीति में ये एक बड़ा शिफ्ट है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हम आपको बताते हैं। आज की बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी को अमेरिका आने का ऑफर दिया। ट्रंप ने पूछा कि क्या आप कनाडा से वापसी में, क्योंकि कनाडा में G7 हो रहा है, तो कनाडा से आप जब वापस इंडिया के लिए जाएंगे तो आप अमेरिका रुककर जा सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मना कर दिया, कहा कि पहले से तय कार्यक्रम है। मोदी को कनाडा से क्रोएशिया जाना था, इसलिए ट्रंप को उन्होंने मना कर दिया।
अब आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति किसी नेता से अमेरिका आने का आग्रह करे, वो नेता उसे ठुकरा दे, लेकिन भारत ने ऐसा किया और ना सिर्फ किया बल्कि ट्रंप को सीधा मैसेज भी दिया कि अपना ये दोहरा रवैया, दोहरा चरित्र अपने पास रखना, भारत के साथ ये नहीं चलेगा। अमेरिका दोनों नावों की सवारी एक साथ करना चाहता है, ये बात तो तय है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसमें उनकी तरफ से कोई शिफ्ट नहीं है, क्योंकि हम कुछ देर में आपको सुनाएंगे वो अपने पुराने दावे पर कायम है और उनका पाकिस्तान प्रेम उमड़ रहा है। दोनों नावों की सवारी करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी वो भारत को भी अपने साथ रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को भी। इसीलिए पाकिस्तान ट्रंप के लिए अभी आतंक का गढ़ जो कभी हुआ करता था, वो उनके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसीलिए वो पाकिस्तानी आर्मी जनरल को आज लंच भी दे रहे हैं। इसकी बात भी आगे करेंगे, लगभग उसका वक्त थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन फिलहाल तो अमेरिका के राष्ट्रपति को यह संदेश देना बहुत जरूरी था। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और हमें लगता है कि अमेरिका सहित पूरी दुनिया में यह संदेश पहुंच गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका युद्ध विराम को लेकर झूठा दावा किया था और ट्रंप खुद क्रेडिट लेना चाह रहे थे। असल में अब दुनिया को यह भी समझ में आ रहा है कि ट्रंप तो पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि वो रूस और यूक्रेन की जंग 24 घंटे में रुकवा देंगे, लेकिन बस में उनके है नहीं जंग रुकवाना। वो तो ठीक से अमेरिका को भी नहीं संभाल पा रहे। अब अमेरिकन पॉडकास्टर भी ट्रंप की हकीकत दुनिया को बता रहे हैं। ट्रंप और मोदी की जो टेलीफोन पर हुई बातचीत है, उसके बाद भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री का बयान अमेरिका में भी ट्रेंड कर रहा है। अमेरिकी कह रहे हैं कि भारत ने ट्रंप के झूठ को एक्सपोज कर दिया। Calling Trump out right there. He's calling Trump out. You didn't do it, Trump. You did not. Trump, you did not. President Trump, you didn't have anything to do. And I don't know why you're taking credit. I don't understand it. But you had nothing to do with Pakistan stopping the war, stopping their military. We did that. We stopped them, President Trump. So while I got you on the phone here, let me just remind you, sir, that you're lying, that you're taking credit for something you didn't do. But that's okay. That's okay, Trump. That's what you do. You pitter-patter on along. Let's go on with this conversation. And I want you all of you MAGAs out there to realize that Trump did not do that. And if you think he did, well, you'll believe a bridge that he wants to sell you or some crypto. देखिए, क्रिप्टो की बात आई। डोनाल्ड ट्रंप अब भी नहीं सुधर रहे। अब से कुछ देर पहले ट्रंप ने अमेरिका में नया बयान दिया और फिर दावा कर दिया कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया। ट्रंप कह रहे हैं कि कल रात को प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बात हुई, लेकिन फिर वो ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर देश हैं, दोनों के बीच युद्ध होने वाला था, वो युद्ध मैंने ही रुकवाया। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने 15वीं बार ये कह दिया कि भारत पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay.
बदलने वाले नहीं हैं, वो उसी स्टैंड पर कायम हैं। और वैसे तो ट्रंप अब पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक जिहादी मुल्क के जिहादी फौजी जनरल को खाना खिलाने वाले हैं। पाकिस्तान के जिहादी जनरल आसिम मुनीर के साथ डोनाल्ड ट्रंप का लंच है। सोचिए पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात हो, उत्सव का माहौल होगा। उनका फील्ड मार्शल जिहादी जनरल आसिम मुनीर ट्रंप के साथ लंच कर रहा है। लेकिन सोचिए अमेरिका की क्या मजबूरी होगी कि उसे आसिम मुनीर को बुलाकर खाना खिलाना पड़ रहा है। बताएंगे आपको अमेरिका की इस मजबूरी के बारे में, उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा डिटेल्स देखिए। 14 जून को अमेरिकी सेना की 250 साल पूरे हुए थे, जिसके उपलक्ष्य में अमेरिका में एक मिलिट्री परेड का आयोजन किया गया था। पाकिस्तानी मीडिया ने फेक न्यूज चलाई कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खास न्योता दिया गया है, वो परेड में शामिल हो। पाकिस्तान ने 4 दिनों तक इस खबर पर खूब माहौल बनाया, खूब वाहवाही लूटी। लेकिन जब अमेरिका से तस्वीरें आई तो मुनीर दिखा नहीं। तो सवाल उठे कि मुनीर कहां चला गया। फिर अब खबर आई कि मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच करेगा। पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी बात है, जिसे कल दुनिया एक भीख मांगने वाला, खैरात मांगने वाला, किसी तरह से बस अपने लोगों का पेट भर सकने वाला देश समझ रही थी, आज वो सीधे इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा है। वो भी ऐसे हालात में जब ट्रंप ने कई तरह के झूठ बोले हों कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया। पाकिस्तान में तो जैसे उत्सव है, क्योंकि इसमें भी उन्हें भारत की शिकस्त नजर आ रही है। इसके भी पोल खोलते हैं जरा आपको, लेकिन पहले जरा ये देखिए कि पाकिस्तानी कह क्या रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बड़ी सिग्निफिकेंट है कि जनासे मुनीर का वहां होना और उनको अमरीकी व्हाइट हाउस के अंदर बुलाया जाना, खाना खिलाया जाना, और इंडिया का ये कहना। और उधर से एक और बात भी मसला हो गया ना कि सिर्फ ये मसला नहीं है कि अमरीकी सदर उधर अल्बर्टा कनाडा के अंदर जल्दी G7 छोड़ के चले गए। मोदी साहब की वहां भी मुलाकात नहीं हुई। और वो जो मोदी साहब के वो कह रहे थे कि तुम्हें पता नहीं है मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो वो बेसिकली आज इनसे मिलने आ रहे थे, जनरल साहब से। ये बड़ी अहम बात मैं बताने लगा हूँ। सो ट्रम्प साहब जल्दी जो है वो निकले हैं वहाँ से। दी ओनली रीज़न मे बी और कुड बी कि वो आज उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को लंच देना था। देखें ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है कि ईरान की पार्लियामेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पे बुला रहे हैं। ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी है। डोनाल्ड ट्रंप कल कनाडा से G7 की बैठक छोड़कर आधे में ही लौट गए थे। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें महत्वपूर्ण काम है। ये कयास लगे कि वो ईरान इजराइल के बीच सीज फायर करवाना चाहते हैं, लेकिन ट्रंप ने इससे बेइनकार किया। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इसलिए G7 का दौरा आधा छोड़कर वापस अमेरिका गए क्योंकि उन्हें अमेरिका आकर आसिम मुनीर के साथ लंच की तैयारी करनी थी। अब मतलब ये बातें सुनकर हंसी आती है, लेकिन पाकिस्तानी है ही ऐसे आत्ममुग्ध, झूठे। मतलब वो ये फैला रहे हैं अब दुनिया में कि अमेरिका का राष्ट्रपति G7 की मीटिंग छोड़कर, वो पहले गए फिर छोड़कर वापस आए, जैसे उन्हें ही पूरी तैयारी करनी थी, मेज सजाना था कि आसिम मुनीर आने वाला है, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, तो उसके लिए तैयारी करनी है। अब देखिए इस वजह से वो छोड़कर आए हों, इसकी तो कल्पना भी करना मुश्किल है उस पाकिस्तान के आर्मी चीफ की खातिरदारी के लिए। लेकिन पाकिस्तानी अब पूरी दुनिया में ऐसे ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जिस मुनीर को पाकिस्तान के ये एजेंडा बाज तारीफ कर रहे हैं, उसका अमेरिका में क्या हाल हो रहा है, अब ये देखिए। हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कुछ। ये मुनीर के होटल के बाहर की तस्वीरें हैं। पाकिस्तान की पब्लिक जमा है मुनीर के स्वागत के लिए नहीं, बुरा भला कहने के लिए शेम ऑन मुनीर के नारे लग रहे हैं। इन पाकिस्तानियों ने मुनीर के लिए ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग किया कि हम आपको सुना ही नहीं सकते, बीप साउंड लगाना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी प्रदर्शन के लिए मुनीर के होटल के बाहर पहुंच गए थे। सुरक्षाकर्मी उन्हें बार बार हटा भी रहे थे, लेकिन वो हट ही नहीं रहे थे, वो डटे हुए थे। जैसे ही मुनीर अपनी कार में बैठने के लिए आया, उन्होंने नारेबाजी तेज कर दी। तो यह है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हैसियत। पाकिस्तान में लोग इसके लिए उसकी इसलिए सुनते हैं क्योंकि उसके पास फौज है, फौज का डर वो लोगों को दिखाता है। जहां पाकिस्तानी फौज का डर खत्म हुआ, वहां हकीकत सामने आ जाती है।
We are here to welcome Asim Munir. This is Washington Four Seasons Hotel, and this is telling him what he has done to Pakistan. Asim Munir, you can hide. You're in the second basement, down underneath, and people are here to hunt you. Shame! Shame on you! Shame on you! Shame! Free Pakistan! Civilian supremacy in Pakistan! Shame on you! 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 Dictator! Shame on you, dictator! Shame on you! गालियां निकाल रहे हैं वहीं पर पाकिस्तानी। अब वो भी चाहते हैं कि उनका देश आज़ाद हो, इस सैन्य ताकत से आज़ाद हो। सोचिए, आसिम मुनीर को बुलाया गया है अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बुला रहे हैं। क्या हैसियत है वहां पर शहबाज शरीफ की, ये भी शहबाज शरीफ समझ रहे होंगे। लोकतंत्र की हैसियत यही है पाकिस्तान में। अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका आसिम मुनीर को लंच क्यों करवा रहा है। अमेरिका जैसे देश के बारे में कहा जाता है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। वैसे भी कहावत है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं, देयर आर नो फ्री लंचेस। तो बड़ा फेमस फ्रेज है। आसिम मुनीर के साथ भी ऐसा ही है। अमेरिका कोई फ्री में मुनीर को लंच करवा नहीं रहा। असल में अमेरिका को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के लिए उसके एयरबेसेस और इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहिए। ये माना जा रहा है कि ट्रंप ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान का जैकोबाबाद का एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा है, ट्रंप चीन के सीपीईसी को डिस्टर्ब करने के लिए या उसे स्लो डाउन करने के लिए भी कह सकता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और अमेरिका का दुश्मन। अमेरिका मुनीर से कह सकता है कि वो अरब सागर में चीन को ग्वादर पोर्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बड़ा खतरा है। इसके अलावा ट्रंप की पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में दिलचस्पी है। अमेरिका की दिलचस्पी लिथियम, कॉपर और गोल्ड में है, और यही चीन के भी इंटरेस्ट की चीजें हैं। इसमें बिजनेस एंगल भी है, क्योंकि ऐसी खबरें हैं कि ट्रंप और उनके परिवार द्वारा समर्थित क्रिप्टो बिजनेस का नया ठिकाना अब पाकिस्तान बनने जा रहा है। तो बॉटम लाइन यही है कि अभी तो चीन और ईरान के खिलाफ अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान के आगे बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि वो इस्लामिक भाईचारे के नाम पर ईरान का साथ देने की कस्में खा रहा है। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देगा? भारत के साथ युद्ध के बाद तो खुद शहबाज शरीफ आसिम मुनीर को लेकर ईरान के दौरे पर गए थे। ये सब इस्लामिक भाईचारे के नाम पर ही तो हो रहा है। अब क्या ईरान के खिलाफ वो इजराइल और अमेरिका का साथ देना स्वीकार करेगा? वैसे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, उसे सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। कई लोग मानते हैं कि अगर आसिम मुनीर को डबल एजेंट भी बनना पड़े इस्लामिक देशों के खिलाफ, तो वो बनने को तैयार हो जाएगा। ये है दुनिया में उसको लेकर छवि। पाकिस्तान का तो पुराना इतिहास रहा है, वो हर पैसे वाले मुल्क से पैसे लेता है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है, उनके लिए बहुत सारे उल्टे सीधे काम करता है, और खुद उनके नेता बताते हैं अब क्या पाकिस्तान अमेरिका के लिए चीन को भी धोखा देगा? उस चीन को जिसे पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता है। क्योंकि जब आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेगा तो वो तस्वीरें तो चीन और ईरान दोनों बहुत करीब से देखेंगे। देखते हैं इसका क्या इंपैक्ट निकल कर आता है। लेकिन फिलहाल तो पाकिस्तान इस वक्त फंसा हुआ लग रहा है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को जिहादी पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी, हमने ये तो आपको बता दिया, लेकिन ये दोहरा चरित्र सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, बल्कि अमेरिका का भी है। सोचिए, अब ये जो इजराइल ईरान की जंग चल रही है, जो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार है। ईरान के कथित परमाणु हथियारों की वजह से इजराइल तो हमला कर ही रहा है, अब अमेरिका भी आने वाला है। और इन मुल्कों का कहना है कि ईरान के परमाणु हथियार इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथों में है, तो यही केस तो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान क्या है? एक मतलब अगर आप आसिम मुनीर को बुला रहे हैं लंच के लिए, वहां के चुने हुए पीएम को नहीं बुला रहे हैं, तो एक बात तो साफ है, आप भी ये समझ गए हैं कि वहां की फौज ही वहां के देश को, जो कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आतंकी उसके यूएन की लिस्ट पर है, डेजिग्नेटेड, जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की लिस्ट पर है।
आतंकी ठिकाने वहां पर हैं, ये भी आप जानते हैं। पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क कौन सा है? दुनिया में ईरान से इस्लामिक आतंकवाद का नाम तो कभी जुड़ता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो आतंकवाद का ग्लोबल एक्सपोर्टर है। हमला कहीं भी हो, नाम और तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ता है। पाकिस्तान में बाकायदा आतंकी फैक्ट्रीज चलती हैं, वहां आतंकियों को पूरा उनका पोषण मिलता है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान के आतंकवादी अमेरिका को नजर नहीं आ रहे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी परमाणु हथियार छीन लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान जैसे जिहादी मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, कभी मुंह से नहीं निकलेगा। यही अमेरिका का भी दोहरा चरित्र है, लेकिन बहुत जल्द अमेरिका को यह हकीकत समझ में आएगी। और बात G7 की मीटिंग की, जिसमें हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्रोएशिया पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया पहुंचने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और इससे पहले मोदी कनाडा में G7 की बैठक में शामिल थे। यहां प्रधानमंत्री मोदी की बहुत से नेताओं से साइडलाइंस पर बातचीत हुई और बहुत से नेताओं से सिर्फ अनौपचारिक मुलाकात ही हुई। प्रधानमंत्री मोदी की जब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात हुई तो मेलोनी फिर से मोदी की तारीफ करती नजर आई। वो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर चुकी हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग्स की तारीफ करती हैं और आज भी वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करती हुई नजर आई। सुनिए। G7 देशों के एक और नेता हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जिनसे प्रधानमंत्री मोदी के बड़े फ्रेंडली ताल्लुकात हैं। प्रधानमंत्री जब मैक्रोन से मिले तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनके साथ मजाक किया कि आजकल तो ट्विटर पर आप लड़ रहे हैं। ये सुनकर मैक्रोन भी खिलखिलाकर हंस पड़े। Nowadays, you are active on Twitter. Nowadays, you are active on Twitter. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गेस्ट नेशन के तौर पर समिट का हिस्सा बने। इस दौरान उन्होंने कई वर्ल्ड लीडर से मुलाकात की। बहुत से देशों से द्विपक्षीय मुलाकात हुई, जैसे कनाडा, मेक्सिको, जर्मनी, ब्रिटेन। इन देशों के नेताओं से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है। लेकिन मोदी का ये दौरा भारत और कनाडा के संबंधों के लिहाज से बहुत बड़ा है। कनाडा में नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी। उनसे पहले वहाँ पर जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री थे और ट्रूडो के दौर में भारत और कनाडा के रिश्ते डाउन साउथ जिसको कहते हैं बहुत ख़राब हो गए थे, क्योंकि ट्रूडो खालिस्तानी गुटों का खुलेआम समर्थन करते थे। वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो मतलब इस तरह से खुलकर कट्टरपंथियों के साथ रहते थे। अब आज ये फैसला हुआ है कि दोनों ही देश यानी कि भारत और कनाडा एक दूसरे के देशों में फिर से हाई कमिश्नर बहाल करेंगे। It's a great honor to host you at the G7. India has been coming to the G7, I believe, since 2018 in Biarritz with our French partners, and it's a testament to the importance of your country, to your leadership, and to the importance of the issues that we look to tackle together, from energy security, from the energy transition that you're helping to lead, to the future of artificial intelligence, to the fight that we have against transnational repression, against terrorism, against other factors, and the work that we can do together. And it is my great honor to have you here. तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अब दौर बदल गया है। पहले झूठ बोलने से पाप लगता था और अब सच बोलने से आग लग जाती है। नमस्कार।